अस्सलाम वालेकुम। तो आज के लेक्चर में हम फ्री इलेक्ट्रॉन गैस इन 3 डायमेंशन पढ़ेंगे और इन अदर वर्ड्स 3 डायमेंशनल वेल हम एक कंसिडर करेंगे और जिसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एज आइडियल गैस के तौर पे लेंगे। तो सारी वही अजम्पशंस जो हमने 1D मॉडल के लिए की थी और अब इस केस में हम ये करेंगे कि इसे बजाय इसकी हमारे पास 1D वेल हो। अब हमारा वेल जो है पोटेंशियल वेल जो है वो 3D क्यूबिकल बॉक्स है और उस क्यूबिकल बॉक्स के इनसाइड जहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं कांस्टेंट पोटेंशियल पाया जा रहा है और हम सिंप्लिसिटी के लिए उस कांस्टेंट पोटेंशियल को ज़ीरो देते हैं। इसी तरह जो बाउंड्रीज हैं यानी जो एजेस हैं क्रिस्टल के, वो एजेस जो हैं वो कंसिडर कर रहे हैं हम कि वो इनफाइनाइट पोटेंशियल पे हैं, यानी वहाँ से इलेक्ट्रॉन एस्केप नहीं कर सकते और आउटसाइड भी पोटेंशियल का वेल का जो है वो इन्फिनिट पोटेंशियल पे है। तो और अगेन जो हमारी क्यूबिकल बॉक्स है उसकी लेंथ जो है वो एल है। ठीक है जी। तो श्रोडिंगर इक्वेशन आप लिखेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो ये होगी, इसमें जो पोटेंशियल की टर्म थी यहाँ पर उसको हमने ज़ीरो कर दिया क्योंकि हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं इनसाइड दी पोटेंशियल वेल, 3 डायमेंशनल पोटेंशियल वेल जो कि हमारी क्रिस्टल है इन दिस केस। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा और यहाँ से 2m बाई h बार स्क्वायर टाइम्स ई के को आप पुट कर देंगे k स्क्वायर के बराबर, सो दैट योर इक्वेशन विल बी डेल स्क्वायर psi k of r प्लस k स्क्वायर psi k of r इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी जिसका सॉल्यूशन आसान है, आपने कई बार पहले निकाला हुआ है बहुत सारे प्रॉब्लम्स के लिए। ठीक है, और ये आपको पता है ये लैप्लासियन है। ठीक है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है ये। सो ये E जो है E के इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द एनर्जी, और कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हम ऑलरेडी ज़ीरो कर चुके हैं। सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन के स्टेट। अब के स्टेट से हमारा क्या मुराद है? हम यहाँ पे हमने जो 2m बाई एच बार स्क्वायर टाइम्स ई के को के स्क्वायर के इक्वल पुट किया है, वो के हम आगे जाके देखेंगे कि वेव वेक्टर है और उसकी जो है वो क्वांटाइज्ड जो है वो वैल्यू है और उसकी हमारे पास जो है हम देखेंगे कि पर्टिकुलर वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, हर एक वैल्यू पॉसिबल नहीं है। और हम देखेंगे कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स पर 3D में ये के जो है इसकी वजह से, या के जो है वो एक काइंड ऑफ क्वांटाइजेशन कंडीशन है कि के की पर्टिकुलर वैल्यूज़ ही जो है किसी क्वांटम स्टेट को डिफाइन करेंगी और अदरवाइज इलेक्ट्रॉन जो है वो मतलब रेंडमली कंटिन्यूसली हर एक जगह पर नहीं पाया जाएगा, वो उन्हीं क्वांटम स्टेट में पाया जाएगा जो कि के सेट ऑफ के वैल्यूज़ जो है वो डिफाइन करें। ठीक है, तो अब इस श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है अपने 1D केस में जो निकाला उसको सिंपली 3D केस में आप देखें कि उसको आपने सिंपली साइन ऑफ x के लिए, y के लिए और z के लिए, और ये भी जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है ये भी जो है वो 3 टाइम्स ऑलमोस्ट हो गया है, ठीक क्यूब हो गया उसका। और ये जो n है आपके पास, पहले आपके पास सिंपल n था, अब चूंकि 3D केस है तो nx, ny और nz आ गया है, तो ये भी जो है वो k के साथ एसोसिएटेड है, nx जो है वो kx के साथ, ny के y के साथ और nz के z के साथ, और ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, क्वांटम नंबर्स हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, कोर्स ये एनर्जी लेवल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऑल दीज आर क्वांटम नंबर्स एंड हैव पॉजिटिव वैल्यूज। अब ये जो स्टैंडिंग वेव सॉल्यूशन है, दिस इज स्टैंडिंग वेव सॉल्यूशन,
इट्स बेटर कि आप उसको ट्रैवलिंग वेव, प्लेन ट्रैवलिंग वेव के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। सो हम इससे जानते हैं कि हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए टाइम्स ई टू द पावर आई के डॉट आयोटा के डॉट आर, जो के डॉट आर जो है वो ये है। ए जो है वो जो एक कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड को बता रहा है, और के स्क्वायर जैसे हमने कहा कि वो उसकी वैल्यू हमने अज्यूम की कि 2m/h² टाइम्स ई के जो है वो के स्क्वायर है। अब हमारा फंक्शन जो है, जो इक्वेशन नंबर 5.21 में गिवन है, इस फंक्शन को सर्टेन बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। और जैसे कि 1D केस में था, अब 1D केस में एक बाउंड्री कंडीशन थी, यहाँ 3D केस है तो 3 बाउंड्री कंडीशंस हो जाएंगी। और बाउंड्री कंडीशन ये है कि हमारा जो फंक्शन है उसकी वैल्यू एट x इक्वल्स टू l और x इज इक्वल टू 0 पर सेम है। तो यहाँ अगर आप x प्लस 0 लिख दें या इधर x प्लस l लिख दें तो x प्लस 0 यानी 0 पर और l पर फंक्शन की वैल्यू सेम है। यानी हमारा फंक्शन चूँकि पीरियोडिक है और उसका पीरियड जो है वो अगर आप लेंथ में देखें तो l के बराबर है। ठीक है, x y z तीनों डायरेक्शंस में जो लेंथ की डायरेक्शंस हैं उनमें हमारा पीरियड जो है वो l है। तो अगर l हमारा पीरियड हो तो इसका मतलब है फंक्शन l के बाद l डिस्टेंस के बाद खुद को रिपीट करेगा। इसको आप अगर समझना चाहें तो 1D केस में ये जो हमने वेव फंक्शंस ड्रॉ किए थे इसमें देखें कि x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन जो है वो उसकी वैल्यू या उसको अगर आपने ड्रॉ किया है तो यहाँ पर नोड है, और इसी तरह x इज इक्वल टू l पे भी नोड है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन के यहाँ पाए जाने के चांसेस और यहाँ पाए जाने के चांसेस बहुत कम है, ऑलमोस्ट ज़ीरो हैं। इसी तरह अगर आप हायर मॉड्स के लिए देख लें तो आपको जो एजेस हैं उनके ऊपर नोड मिलेगा। ठीक है, यानी वहाँ पर जो फंक्शन है, वेव फंक्शन है, उसकी वैल्यू जो है वो 0 होगी या उसके पाए जाने के चांसेस जो हैं वो नहीं होंगे। तो ये हमारा इससे मतलब है कि फंक्शन जो है वो उसकी वैल्यू x इज इक्वल टू 0 पर और x इज इक्वल टू l पर सेम होगी या उसका जो पीरियड है वो l है। तो यहाँ पे जो तो 1 डायमेंशनल केस था और हमारे पास 3 डायमेंशनल केस है, तो x y z तीनों डायरेक्शंस में हमारी यही सिचुएशन होगी कि फंक्शन की वैल्यू l पर और 0 पर सेम होगी या l डिस्टेंस के बाद फंक्शन खुद को रिपीट करेगा। इन बाउंड्री कंडीशंस को आप अप्लाई करें अगर हमारा जो सोल्यूशन है इक्वेशन का उसके ऊपर, तो आप देखें कि इसका जो होगा वो तो यही आ जाएगा, a टाइम्स e टू द पावर आयोटा x प्लस के वाई वाई प्लस के जी जी, और जो x प्लस l वाला होगा उसमें सिंपली यहाँ पर के x प्लस l आ जाएगा। सो दैट we have kxx plus kxl। ठीक, तो ये देखिए ये आ गया हमारे पास। आपने a को चूंकि दोनों तरफ a था उसको कैंसिल कर दिया दोनों तरफ से, सो ये हमारे पास आ गया एक्सपोनेंशियल i kx इंटू x प्लस l प्लस के वाई वाई प्लस के जी जी, और इधर तो चूंकि सिंपली फंक्शन था तो ये फंक्शन आ गया। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लें, e टू दी पावर आयोटा के एक्स डॉट एल को बाहर रहने दें और बाकी सारी पावर को अलग लिख लें। तो हमें पता है कि पावर्स अगर अलग अलग से हों यानी मल्टीप्लाई हों तो अगर आप उनकी पावर्स को लिखें तो वो ऐड होती हैं। यानी अगर आपके पास e टू दी पावर आयोटा के एक्स डॉट एल है और फिर डॉट यानी मल्टीप्लाई e टू द पावर आयोटा के एक्स बाकी सारी चीज़ है, तो आप उनको आप दोबारा लिखेंगे तो वो ऐड होंगी ना। ठीक है, e टू द पावर यानी आप e टू द पावर आयोटा के एक्स ये सारी चीज़ डॉट e टू द पावर आयोटा के वाई वाई डॉट e टू द पावर आयोटा के जी जी लिखें तो e
की पावर में सारी चीज़ें दोबारा से ऐड होती हैं। अगर इस चीज़ की समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, बहरहाल ये ट्रिवियल सा पॉइंट है। तो आप देखेंगे कि बाकी सारी चीज़ कैंसिल हो जाएगी और आपके पास आ जाएगा आयोटा ई टू द पावर आयोटा के एक्स एल इक्वल्स टू 1। ठीक है जी। अब यहाँ से हमें पता है कि जो एक्सपोनेंशियल है उसकी पावर यानी e टू द पावर जो है वो 2n पाई, अगर आपके पास हो 2n आयोटा, ऑफ कोर्स 2n आयोटा पाई अगर आपके पास हो तो वो 0 होता है। तो इसका मतलब है कि आयोटा तुम्हारे पास है तो 2n पाई हमारे पास नहीं है, तो मतलब के एक्स एल को 2n पाई होना चाहिए, तभी सॉरी मैंने 0 कह दिया, 1 होता है। सो अगर आपके पास मैं आपको लिख देती हूँ ये फार्मूला कि अगर आपके पास अगर आपके पास चूज पेंसिल e टू द पावर 2 आयोटा n पाई यानी इवन आयोटास इवन पाइज हों, 2n का मतलब है कि n की जो भी वैल्यू होगी वो इवन हो जाएगी। सो दिस विल बी इक्वल टू 1, ये हमारा फार्मूला है। सो अगर आयोटा आपके पास है तो इसका मतलब है कि एक्स एल जो है वो बराबर हो जाएगा, अगर आप इसको कंपेयर करें आयोटा के एक्स एल इक्वल्स टू 1, तो के एक्स एल को 2n पाई के बराबर होना चाहिए। सो के एक्स एल इज इक्वल टू 2n पाई, और यहाँ से के एक्स आपके पास आ जाएगा 2n पाई बाय एल, और यहाँ से आप n की वैल्यूज डिफरेंट रखें तो आपके पास के एक्स की ये वैल्यूज आ जाएंगी 0 और प्लस माइनस 1, एन इक्वल टू 1 होगा तो 2 पाई ओवर एल, एन इक्वल टू 2 होगा तो 4 पाई ओवर एल, सो ऑन। तो ये हमारी के एक्स की वैल्यू होंगी। अभी आप देखेंगे कि के एक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो सारी पॉजिटिव ही हम कंसिडर करेंगे, नेगेटिव वाली नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि वो दोनों सूरतों में ही 1 होता है, सो उसने सारी वैल्यूज़ लिखनी है। और इसी तरह आप सेकंड बाउंड्री कंडीशन और थर्ड बाउंड्री कंडीशन पुट करके के वाई और के जी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो उनकी वैल्यू भी सेम आएंगी 2 पाई एन, और एन जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। हम देखेंगे नेगेटिव नहीं है वो इंटीजर, बहरहाल तो आगे जाके हम देखते हैं इसको। अब यहाँ पे जो k था उसके कंपोनेंट्स आ गए हमारे पास के एक्स, के वाई एंड के जी। तो पहले जैसे 1D केस में हमारे पास एक तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था n और एक स्पिन क्वांटम नंबर था। अब यहाँ पे हमारे पास 3D केस में 3 एडिशनल या 2 एडिशनल क्वांटम नंबर्स आए हैं, और वो क्वांटम नंबर्स हैं के एक्स, के वाई एंड के जी। एंड आप ये समझिए कि n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गायब हो गया है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी है। अब देखो कि ये जो n है यहाँ पर, ये बेसिकली k की जो वैल्यू में n आ रहा है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही है, और इसकी सॉरी नॉट दिस वन, ये वाला नहीं, ये वाले n नहीं, जो कि n आपके पास यहाँ आ रहा है ये, सो ये वाला जो n है, ठीक, ये n जो है वो बेसिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही है, उसकी भी 3 वैल्यूज हैं। तो हर एक के एक्स के साथ एन एक्स एसोसिएटेड है, के वाई के साथ एन वाई है, के जी के साथ एन जी है। तो इस तरह आपके पास 3 क्वांटम नंबर्स ये हो गए और प्लस एक स्पिन क्वांटम नंबर, तो 4 क्वांटम नंबर हैं आप जो कि इलेक्ट्रॉन की स्टेट को डिफाइन करेंगे। ठीक है, और अगेन इन सारे चारों क्वांटम नंबर का डिफरेंट होना ज़रूरी है फॉर अ गिवन क्वांटम स्टेट। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन ने वो उस क्वांटम स्टेट में रिजाइड करना है, सो इट शुड हैव ऑल दीज 4 क्वांटम नंबर्स डिफरेंट। तो फिर ई के जो हमारा था, तो यहाँ पर ये जो ई के था ये आ गया एच बार स्क्वायर के स्क्वायर इंटू 2m, और के स्क्वायर हमने देखा चूँकि एक वेक्टर है तो के स्क्वायर आपके पास आ जाएगा उसका मैग्नीट्यूड के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जी स्क्वायर, और but the magnitude of wave vector k is related to the wavelength as this. So this is a wave vector which is equal to 2 pi over k, 2 pi over lambda. अब ये जो यहाँ पर हमारे पास एनर्जी लेवल्स आए हैं, सो ई यहाँ से आप देखें कि पिछले 1D केस में हमारे पास यहाँ n स्क्वायर था, तो n पे डिपेंड कर रहे थे जो एनर्जी लेवल्स हैं।
यहाँ पे अब हमारे पास अब जो क्वांटम नंबर्स आ रहे हैं वो 3 क्वांटम नंबर्स हैं और 3 सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स जो वैल्यू बनाएंगे वो एनर्जी की वैल्यू पॉसिबल होगी। तो हमारे पास जो है वो अगेन एनर्जीज जो हैं वो डिस्क्रीट हैं, दे आर नॉट कंटिन्यूस। बट रिमेंबर यहाँ पे चूँकि एक बहुत बड़ी क्रिस्टल है जिसमें कि बिलियंस ऑफ एटम्स होंगे, तो क्योंकि इतने सारे एटम्स होंगे तो जो एनर्जी लेवल्स हैं वो बहुत क्लोज हो जाते हैं। और अगेन और एक ये भी चीज़ है कि जो हमारी क्रिस्टल है वो बहुत बड़ी है, उसकी लेंथ बड़ी है या उसका जो वॉल्यूम उसके अंदर कंटेन है वो ज़्यादा है। सो यहाँ से आपको मैं एक चीज़ याद दिलाती चलूँ, या अगर आपको पहले नहीं मालूम तो अब पता चल जाएगी कि हम जो एनर्जी जो हमारा पोटेंशियल वेल होता है उसकी डायमेंशंस जितनी छोटी होंगी, एल ये जितनी छोटी होगी उतने ही जो हमारे एनर्जी लेवल्स हैं दे विल बी फर्दर अपार्ट और दे हैव लार्ज गैप बिटवीन देम। ठीक, n is equal to 1 2 3 4 5। सो ये एनर्जी गैप जो है वो उतना ही बड़ा होगा या एनर्जी लेवल्स उतने ही डिस्क्रीट नज़र आएंगे जितना कि हमारा जो पोटेंशियल वेल है वो छोटा होगा। अगर आप सॉरी अगर आपके पास एक ये पोटेंशियल वेल है और ये ऊपर जाके इसकी डायमेंशन जो है वो डिफरेंट हो जाती हैं, तो आप देखो कि फॉर दिस पोटेंशियल वेल हमारी जो यहाँ पर एनर्जी लेवल्स हैं वो इस तरह हैं, और अगर ये पोटेंशियल वेल जो है ऊपर जाके उसकी डायमेंशन ज़्यादा हो जाती हैं तो आप देखो कि जो एनर्जी लेवल्स हैं दे विल बी वेरी क्लोजली spaced so that you can regard these energy levels as being continuous। ठीक, तो इस तरह आई टेक इट द वे कि आपके पास जैसे एक एटम होता है सिंगल एटम, तो सिंगल एटम की अगर आप एनर्जी लेवल्स देखें तो दे आर वेरी डिस्क्रीट, दे कैन नॉट बी, देयर इज ओनली वन सिंगल वैल्यू ऑफ सो ये अगर आपका न्यूक्लियस है तो यहाँ पर एक सिंगल पर्टिकुलर रेडियस होगा जो कि जिस पर आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो पाया जा सकता है। अगर दो एटम होते हैं तो ये जो एनर्जी लेवल है ये स्प्लिट अप हो जाता है टू में। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जो है इट हैज़ अ लार्जर और अ मोर फजी काइंड ऑफ रेडियस जहाँ पर वो मतलब पाया जाएगा। इसी तरह तीन एटम हो, चार एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो तो मिलकर एक बैंड स्ट्रक्चर बनाते हैं या एनर्जी बैंड्स बनाते हैं, और एनर्जी लेवल्स आपके जो है वो आपने बैंड थ्योरी पढ़ी हुई है, तो एनर्जी लेवल जो है वो इस तरह बैंड्स में मतलब जो है वो डिवाइड हो जाते हैं। यहाँ पर कुछ एनर्जी लेवल्स है, कुछ यहाँ पर है, अगेन देयर विल बी एनर्जी गैप ई जी, एनर्जी गैप एग्जिस्ट करेगा बट जो हमारे एनर्जी लेवल्स होंगे दे विल बी क्लोजली स्पेस्ड। तो अगर बहुत ज़्यादा एटम्स होंगे, सो बहुत ज़्यादा एटम्स में ये होगा कि अब एनर्जी लेवल्स इतनी क्लोजली स्पेस्ड होंगे कि आप उनको कंटिन्यूअस कंसिडर कर सकते हैं। ठीक, तो यही बात वो यहाँ पे कर रहा है, एनर्जी लेवल्स जनरली आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, energy difference with energy difference of being equal to 10 to the power minus 15 electron volt and may be regarded as continuous for most other purposes। सो ये चूँकि इतने करीब होते हैं एनर्जी लेवल्स तो इनको हम क्वासाई कॉन्टिन्यूस एनर्जी लेवल्स कह सकते हैं। और अगेन यहाँ पर उसने वही बात की जो हम अभी कह रहे थे, दैट द स्पेसिंग बिटवीन द लेवल्स डिपेंड्स अपॉन द डायमेंशन ऑफ द बॉक्स। सो स्मॉलर डायमेंशंस मीन्स more discrete energy levels या energy levels are further apart। और अब यहाँ पे देखिए कि हमारी स्मॉल डायमेंशन से मतलब क्या है। सो अगर आपके पास एक सेंटीमीटर का भी है ना डायमेंशन, बॉक्स की डायमेंशन अगर सेंटीमीटर की भी है ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेंटीमीटर, तो उसमें भी आपके लेवल्स आर सो क्लोजली स्पेस्ड दैट दे आर ऑलमोस्ट फॉर्म अ कंटिन्यूम। According to the classical mechanics, they form a continuum even if they are even a centimeter apart। So यहाँ पर आप डायमेंशन से देख सकते हैं कि डायमेंशन जो है वो फॉर डिस्क्रीट एंड फर्दर अपार्ट energy levels our dimension should be very very small,
even a centimeter has a continuous energy levels. और अगर आपका जो बॉक्स है वो एटॉमिक डायमेंशन रखता है, यानी एक एटम है, तो एनर्जी लेवल्स आर वाइडली स्पेस्ड। यहाँ पर आपको एक और चीज़ अगर आप देखें तो हमारा जो एटम होता है बेसिकली वो भी तो एक पोटेंशियल वेल है ना। एटम में से भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए वी नीड अ सर्टेन पोटेंशियल एनर्जी। सो एटम भी एक क्या है, पोटेंशियल वेल। ठीक है, तो आप एटम को भी पोटेंशियल वेल के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं। चलें, तो यहाँ पर अब सिंपली उन्होंने क्या किया है कि ए की वैल्यू फाइंड आउट की है, जो कि हमारा कांस्टेंट है। तो नॉर्मलाइजेशन के जरिए हमने ए की वैल्यू फाइंड की है। तो साई स्टार और साई को आपने 0 टू वी जो हमारा वॉल्यूम था उसके अंदर इंटीग्रेट किया, और इस तरह इसको वॉल्यूम इंटेग्रल है तो 0 टू एल हर एक की डायमेंशन, हर एक की जो लिमिट होगी 0 टू एल होगी एक्स वाई जी की, और ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी और ए बाहर आ जाएगा। और ए का स्क्वायर हम चूँकि ए फाइंड करना चाह रहे हैं तो ए का स्क्वायर ए साइड पे कर लीजिए। बाकी ये इसको तीनों डायमेंशन के लिहाज से जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो एल क्यूब आएगा, जो कि इधर जाके 1/L क्यूब हो जाएगा। और उसमें आप जब ये पुट करेंगे 0 टू वी था, वी पुट करेंगे तो आपके पास 1 सॉरी एल क्यूब को आप जो है वो वी पुट करेंगे वॉल्यूम। सो ये हमारे पास ए आ जाएगा, और ए की वैल्यू आप अपने जो ये ऊपर इक्वेशन थी 5.21 उसके अंदर ए की वैल्यू रखेंगे तो ये हमारे पास कंप्लीट सोल्यूशन है 3 डायमेंशनल मॉडल का। अब अगेन हम देखेंगे कि जो एनर्जी लेवल्स हैं वो कैसे फिल अप हो रहे हैं। तो अब हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स हैं, kx, ky, kz और ms। तो इन चारों क्वांटम नंबर को डिफरेंट होना चाहिए फॉर अ गिवन एनर्जी स्टेट और फॉर अ गिवन क्वांटम स्टेट। और तो एक क्वांटम स्टेट में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, और एक क्वांटम स्टेट से हमारी मुराद है कि kx, ky, kz तो आप मतलब सेम हो सकते हैं, लेकिन फिर ms डिफरेंट होगा दो स्टेट्स का। तो यानी m प्लस 1/2 और ms इज इक्वल टू माइनस 1/2 वो डिफरेंट होगा, या अगर वो सेम है तो बाकी स्टेट्स जो है वो डिफरेंट होंगी। तो हर एक स्टेट जो है वो एक ही उसके पास इलेक्ट्रॉन होगा, और जो इनकी kx, ky, kz की वैल्यूज़ हैं ये किसी भी एनर्जी स्टेट को डिफाइन करेंगी कि वो कौन सी एनर्जी स्टेट है। सो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास kx की वैल्यू 1 है, ky की 1 है, kz की 1 है, तो 1 1 1 एक स्टेट होगी। फिर एक अगर इन दोनों की वैल्यू 2 कर दें, इसको 1 ही रहने दें, तो 1 2 2 एक स्टेट होगी। तो इस तरह पर सिमिलरली एम एस की वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव 1/2 होंगी। और हर एक स्टेट जो कि जिसके लिए kx, ky, kz सेम होंगे would would be able to occupy almost exactly 2 electrons, one with spin up and the other with spin down। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये होगा कि हर एक जो स्टेट है, चूँकि एनर्जी जो है वो केस पे डिपेंड कर रही है, तो चूँकि kx, ky, kz अगर दो स्टेट के लिए सेम होंगे, ms डिफरेंट होगा तो उसके लिए एनर्जी भी सेम होगी। तो ऐसी दो स्टेट्स या ऐसी स्टेट्स जिनकी एनर्जी सेम होती है उनको हम डीजेनरेट स्टेट्स कहते हैं। तो अगर दो स्टेट्स की एनर्जी सेम होगी तो वो डबली डीजेनरेट स्टेट्स कहलाएंगी। ठीक है जी, और अगर आप अगेन अब 0 केल्विन पर अगर आप देखें तो आप नीचे से स्टार्ट करेंगे लोअर वैल्यूज़ ऑफ के से, और एनर्जी लेवल्स को फिल अप करना शुरू कर देंगे। तो जो लास्ट फिल्ड लेवल होगा हमारा इलेक्ट्रॉन्स का, एंड नॉन इंटरैक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स का, अगेन नॉन इंटरैक्टिंग क्यों, क्योंकि ये आइडियल गैस की तरह के इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि आपस में इंटरैक्ट नहीं करते हैं। तो वो n/2 लेवल्स को फिल करेंगे। सो n हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और तो हमारे जितने एनर्जी लेवल्स फिल होंगे वो n/2 से बेसिकली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हर एक एनर्जी लेवल 2 इलेक्ट्रॉन रखता है, तो इसलिए
n/2 तक हमारे लेवल्स फील होंगे। इस बात की समझ आ रही है ना आपको? और जो हमारा सबसे टॉप मोस्ट लेवल फील्ड होगा वो n/2th लेवल होगा, ठीक है। सो अगर आपके पास टोटल लेट से 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जो कि एक स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो 50 बेसिकली आपके लेवल्स फिल होंगे, और 50th लास्ट लेवल होगा जो फिल है, तो 100/2 इज इक्वल टू 50, इस तरह। और फिर जो 50 से ऊपर होंगे या n/2 से ऊपर सारे लेवल होंगे, वो ऑफ कोर्स सारे एम्प्टी होंगे। तो लास्ट फील्ड लेवल एट 0k इज ऑल्सो कॉल्ड एज फर्मी लेवल, और इसकी एनर्जी को हम फर्मी एनर्जी कहते हैं, और ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो अकॉर्डिंग टू दी क्वांटम रूल्स है, और हमारे पास एक स्टेट में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। सो समरफेल्ड की थ्योरी, जिसने कि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यूज़ किया, उसके मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे एक ही स्टेट में नहीं पाए जा रहे, बल्कि एक स्टेट में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो जबकि क्लासिकल थ्योरी ये कहती थी कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो, क्योंकि हर एक पार्टिकल जो है वो अपनी लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट में रहना चाहता है, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपनी लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट में होंगे, या वो उसकी कंडेंसेशन जो है वो उसको अलाउ करती थी इलेक्ट्रॉन्स की टू दी जीरो एनर्जी स्टेट, जीरो एनर्जी, सच दैट कि उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जो है वो ज़ीरो हो जाती है एट एब्सोल्यूट ज़ीरो। लेकिन आप देखें कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इवन एट एब्सोल्यूट ज़ीरो दे हैव एनर्जी रेंज फ्रॉम 0 टू EF, ये फर्मी एनर्जी तक इलेक्ट्रॉन वो उनकी एनर्जी है। सो अगर आप, जैसे हमने 1D केस में देखा कि उस सारी एनर्जी को आप सम अप भी कर सकते हैं, हम यहाँ पे भी उस सारी एनर्जी को सम अप करके देखेंगे आगे। तो एट 0k इवन इलेक्ट्रॉन्स हैव सम एनर्जी। क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक क्योंकि सारे कंडेंसेशन का प्रोसेस होके या सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो एक लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं, तो दे हैव जीरो एनर्जी एट 0k। However, this is not the case in Sommerfeld quantum theory, जिसमें कि हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एज गैस ट्रीट कर रहे थे। चलें, तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह जो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है उसको डिस्कस करेंगे, और देखेंगे कि टेम्परेचर को उस पर क्या इफेक्ट होता है, और कुछ और मज़ेदार चीज़ें पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।